प्यारे विद्यार्थियों, माय यूट्यूब चैनल हरिमोहन सर नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइकेट्रिक नर्सिंग का एक टॉपिक को लेने जा रहे हैं जिसका नाम है ईसीटी। ईसीटी के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम इसके पैरामीटर्स देखेंगे, टाइप ऑफ सीजर्स प्रोड्यूस देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, टाइप ऑफ ईसीटी देखेंगे, एंड फ्रीक्वेंसी देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ईसीटी देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स देखेंगे, इंडिकेशन देखेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, एंड ईसीटी टीम के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, एंड रोल ऑफ नर्स के बारे में देखेंगे। ईसीटी के दौरान नर्स के क्या रोल होते हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन। जो ईसीटी है इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, सर्वप्रथम अप्रैल 1938 ईस्वी में दो वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, विनी एवं कार्लेटी। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और जो ईसीटी है यह टाइप ऑफ सोमैटिक ट्रीटमेंट है। सोमैटिक ट्रीटमेंट का एक प्रकार का टाइप है। 1980 के दशक के बाद ईसीटी का उपयोग है वो यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में किया जाने लगा है। यदि हम देखें, इन दिस फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ए सीजर्स इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इन एन एनेस्थेसिया पेशेंट वाइफ पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोड अप्लाई पेशेंट हेड। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एनेस्थेसिया की मौजूदगी में पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रोड के माध्यम से उसके हेड के थ्रू। इसको क्या कहा जाता है? ईसीटी कहा जाता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो इस कॉल के माध्यम से, जो हेड है उसके माध्यम से पेशेंट को एडमिनिस्टर किए जाते हैं, इंड्यूस किए जाते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और जो कि जनरल एनेस्थेसिया एवं मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग्स है उनकी मौजूदगी में दिए जाते हैं। यदि हम पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड देखें तो इसके जो इलेक्ट्रिक करंट है, ईसीटी है, जो कॉन्स्टेंस इसका करंट होता है वो 0.8 और 0.9 एम्पियर के लगभग होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है। और जो ब्रीफली पल्स है जो प्रोवाइड की जाती है 0.25 से लेकर 1.5 ms वेरियस फ्रिक्वेंसी में प्रोवाइड की जाती है। यदि हम समझने का प्रयास करें, जो टाइप ऑफ सीजर्स ईसीटी क्या है कि बॉडी में एक सीजर्स, इसके देने से सीजर्स एक दौरे के रूप में दिया जाता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जब प्रोवाइड बॉडी को किया जाता है तो एक दौरा सा आता है। उसकी दो तरह से कंडीशनें होती हैं। इसको कह सकते हैं हम ईसीटी स्टिमुलेशन इंड्यूस ए टिपिकल जनरलाइज टॉनिक एंड क्लोनिक सीजर। जो सीजर्स के जो टाइप है उसमें टॉनिक एंड क्लोनिक कंडीशनें आती है। और सीजर्स फ्रॉम ईसीटी टिपिकल लास्ट बिटवीन 30 एंड 90 सेकेंड। जो सीजर्स है वो इलेक्ट्रिक ईसीटी देने के 90 सेकेंड, 30 सेकेंड या 90 सेकेंड के बीच में आते हैं सीजर्स। यदि हम ईसीटी की मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करें तो ईसीटी का मैकेनिज्म है जो अभी तक अननोन है कि किस प्रकार काम करती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो ईसीटी है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके मल्टी कंपोनेंट पर काम करती है, उसको इफेक्ट डालती है। मल्टी कंपोनेंट कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे जो सीएनएस के पार्ट्स हैं उसमें हार्मोन्स हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स हैं। उनको क्या करती है? इफेक्ट करती है। उनको क्या है? इफेक्ट करने का काम करती है। जो ईसीटी है वो बायलेटरल जनरलाइज सीजर्स इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्ट ऑफ ईसीटी। यदि बायलेटरल जनरलाइज सीजर्स यदि मेरे पेशेंट को आ रहे हैं
तो क्या है कि मतलब जो ECT का इफेक्ट जो लाने के लिए आवश्यकता होती है। यदि हम टाइप ऑफ ECT देखें तो ECT को मेनली दो भागों में क्लासीफाई किया गया है। एक ECT होती है डायरेक्ट ECT और एक होती है मॉडिफाई ECT। जो डायरेक्ट ECT होती है इसमें पेशेंट को किसी प्रकार की एनेस्थेसिया या मसल सजेस्टेंट ड्रग्स नहीं दी जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो डायरेक्ट ECT है ये विदाउट मसल सजेस्टेंट एंड जनरल एनेस्थेसिया की दी जाती है। लेकिन जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में जो आया है उसके बाद इसको पूरी तरह प्रोहिबिटेड किया गया, निषेध कर दिया गया है। डायरेक्ट ECT मेथड उपयोग में नहीं लाया जाता है। 2017 के बाद मॉडिफाई ECT मेथड यूज किया जाता है, जो अर्थात जो कहने का मतलब है जो ECT है वो मसल सिलेक्शन ड्रग्स एवं एनेस्थेसिया की मौजूदगी में दी जाती है। यदि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड टोटल नंबर ऑफ ECT की बात करें तो सप्ताह में 2 या 3 बार ECT प्रोवाइड की जाती है, 2 and 3 टाइम्स इन ए वीक। यदि इसकी फ्रीक्वेंसी देखें और नंबर देखें तो जो इसके ECT का नंबर है 6 to 12 टाइम, 6 से 12 बार ECT पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। यदि किसी पेशेंट में यदि 6 ECT इसको सौंप दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल थेरेपी 6 बार दी जा चुकी है और उसमें किसी प्रकार का यदि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उसका इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो कोई डिफरेंट प्रकार से मेथड यूज किए जाते हैं। इसकी टेक्निक को चेंज किया जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सिजोफ्रेनिया कंडीशन पेशेंट होते हैं, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, इनमें जो ECT है मोर रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। पेशेंट विथ सिजोफ्रेनिया रिक्वायर मोर ट्रीटमेंट सेशन, मतलब उसको अधिक से अधिक सेशनों की आवश्यकता पड़ती है ECT देने के लिए। यदि हम टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स देखें, इलेक्ट्रोड्स मेथड या इलेक्ट्रोड्स है उसका किस तरह यूज किए जाते हैं, मेथड ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अर्थात ECT में जो ECT मशीन है इसके इलेक्ट्रोड्स को कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से दिया जा सकता है। तो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। यूनिलैटरल ECT जिसको कहते हैं UL ECT, बाइलैटरल ECT जिसको कहते हैं BL ECT और तीसरा है बाई फ्रंटल ECT जिसको कहते हैं BF ECT। यूनिलैटरल की ECT की बात करें तो यूनिलैटरल ECT है वो नॉन डोमिनेंट साइट होती है और नॉन डोमिनेंट साइट में भी यूजली ये राइट साइड जो अपना ये राइट हैंड है, राइट साइड है उसकी तरफ भी जाती है और जिसका जो मतलब होता है मिनिमम कॉग्निटिव डेफिसिट राइट साइड दी जाती है। बाइलैटरल ECT, यदि बाइलैटरल ECT की हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो फ्रंटो टेम्पोरल, अर्थात ये फ्रंट है, फ्रंटल बोन है और टेम्पोरल बोन है, इसके दो ये जो हमारा फ्रंटल बोन है इसके और हमारा जो ये टेम्पोरल बोन है इसके बीच में यहाँ से दोनों तरफ ये बाइलैटरल ECT प्रोवाइड की जाती है, पेशेंट को दी जाती है। और यदि हम बाईफ्रंटल ECT देखें तो बाईफ्रंटल ECT जो है, बाईफ्रंटल ECT देखें तो ये जो अपने पीपल्स है इसके वर्टिकल जो है ये तो इस तरह तो हॉरिजॉन्टल होगी और जो वर्टिकल रहेगी वो ऊपरी तरफ रहेगी। तो परपेंडिकुलर लाइन है, वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर इसके 4 से 5 सेंटीमीटर अबव, इस वाई बाईफ्रंटल यहाँ पर यदि ECT प्रोवाइड की जाती है। ये इसकी टेक्निक है। यदि एप्लीकेशन देखें तो इलेक्ट्रोड्स का किस तरह यूज़ किया जाता है। और अभी हम देखें इंडिकेशन किन किन कंडीशनों में हम ECT का उपयोग कर सकते हैं, ये इंडिकेशन यदि देखने का प्रयास करें तो मेनली 5 इंडिकेशन हम ध्यान में रख सकते हैं। पहला है यदि कोई पेशेंट है मेजर डिप्रेशन में गया हुआ है, मेजर डिप्रेशन का कोई पेशेंट है तो उनमें हम ECT का उपयोग करते हैं। दूसरा है यदि पेशेंट कोई सीवियर
कैटाटोनिया कंडीशन में है तो भी हम उसको क्या है ईसीटी का उपयोग करते हैं। यदि कोई सीवियर साइकोसिस की कंडीशन में है जिसमें सिजोफ्रेनिया है या फिर मैनिया कंडीशन में है तो भी हम क्या है कि इस ईसीटी का उपयोग करते हैं, एडवाइस की जाती है। और यदि कोई ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है तो भी क्या है कि उसको ईसीटी का उपयोग किया जाता है। अदर इंडिकेशन भी में भी अब पहला देखते हैं हम मेजर डिप्रेशन। मेजर यदि कोई पेशेंट का आपको मेजर डिप्रेशन के रूप में डायग्नोस किया गया है तो यदि किन कंडीशनों में हम उसको ईसीटी का उपयोग कर सकते हैं। यदि सुसाइडल रिस्क है, पेशेंट के साथ यदि सुसाइडल रिस्क होने की संभावना है तो भी हम ईसीटी दे सकते हैं। स्टूपर की कंडीशन में है, मूड बटा हुआ, किसी प्रकार की वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो भी क्या हम ईसीटी दे सकते हैं। पुअर इनटेक फूड एंड फ्लूइड, यदि वो खाने पीने के यदि यूज नहीं कर रहा है, खाना पीना उसने छोड़ दिया है, मतलब कम कर दिया है, तो भी हम ईसीटी का उपयोग कर सकते हैं। मेलानकोलिया विथ साइकोटिक फीचर्स के कंडीशन में भी हम दे सकते हैं। और यदि जो मेजर डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनमें यदि दवा देने के बाद भी, ड्रग्स देने के बाद भी यदि किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, इम्पेयरमेंट, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो भी हम क्या ईसीटी का उपयोग कर सकते हैं। अब दूसरा है सीवियर कैटाटोनिया। तो सीवियर कैटाटोनिया है, इनमें भी यदि कोई पेशेंट में विथ स्टूपर का साइन आ रहे हैं आपको तो भी हम दे सकते हैं। पुअर इनटेक फूड एंड फ्लूइड का उपयोग किया जा रहा है तो भी, मतलब पेशेंट पुअर इनटेक है फूड और फ्लूइड, तो भी हम ईसीटी का उपयोग कर सकते हैं। और मतलब कि उसको जो भी ड्रग्स दी जा रही हैं उनका यदि सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो भी हम ईसीटी का उपयोग कर सकते हैं। सीवियर साइकोसिस की कंडीशन देखें तो हम उन पेशेंटों में यूज कर सकते हैं जो में क्या है कि रिस्क ऑफ सुसाइड के केसेज हों या फिर होमिसाइडल है, जिसमें डेंजरियस और फिजिकल असॉल्ट के केस हों, उनमें भी ईसीटी के उपयोग किया जा सकता है। उन पेशेंटों में जो डिप्रेसिव फीचर्स आ रहे हैं उनमें भी उपयोग किया जा सकता है। या जो दवा दी जा रही है उनका यदि सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आ रहा ड्रग्स का तो भी हम ईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। और जिन पेशेंटों में जो ड्रग्स का यदि कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो भी हम ईसीटी का उपयोग कर सकते हैं। इसका चौथा पॉइंट है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। यदि किसी पेशेंट में ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे ओसीडी है, वो ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर है या ऑर्गेनिक साइकोसिस कंडीशन है, उन पेशेंटों में ईसीटी का उपयोग किया जाता है। अदर इंडिकेशन में देखें हम तो यदि कोई पेशेंट में यदि ड्रग्स का कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो जो कार्डियक डिजीज के पेशेंट हैं उनमें भी दी जा सकती है ईसीटी। या फिर जो पेशेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन जो ट्राईसाइक्लिक एक क्या है कि साइकोटिक ड्रग्स हैं, यदि किसी पेशेंटों में कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो ट्राईसाइक्लिक कंडीशन में भी ट्राईसाइक्लिक कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो हम ईसीटी का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई मदर्स है, जो गर्भवती प्रेग्नेंट लेडीज़ है, यदि उसको ड्रग्स से यदि ज़्यादा साइड इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं तो उनको हम ईसीटी प्रोवाइड, यदि ईसीटी का रिजल्ट अच्छा दिख रहा है, हमें ये साइकेट्रिस्ट वो डिसीजन करते हैं कि ड्रग्स का जो मदर्स है उसको पर या ईसीटी का जो रिजल्ट है किसका बेटर आ रहा है या कौन सा साइड इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, उसको रोक कर उसको ईसीटी दी जा सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम इंडिकेशन के बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन। किन कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब होता है किन पेशेंटों को ईसीटी नहीं दी जा सकती। इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो एब्सोल्यूट कंडीशन और दूसरा है रिलेटिव कंडीशन। एब्सोल्यूट कंडीशन में उन पेशेंटों को रखा गया है जिनका आईसीपी अर्थात इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, बढ़ा हुआ होता है, रेज्ड होता है। उन पेशेंटों में क्या है कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ईसीटी नहीं दे सकते। या फिर रिलेटिव रख सकते हैं हम। रिलेटिव में यदि किसी पेशेंट को सेरिब्रल एनेरोज्म है की कंडीशन है, या फिर किसी पेशेंट को सेरिब्रल हेमोरेज भी हुआ है, या फिर किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है, या फिर किसी पेशेंट के एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, या फिर किसी पेशेंट को कॉन्जेक्टिव हार्ट फेल्यूर हुआ है, या फिर किसी पेशेंट को निमोनिया है, या एओर्टिक एनेरोज्म है, या फिर रेटिनल रीअटैचमेंट है, या फिर हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी रहती है उनमें क्या है कि इसको यूज नहीं किया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। यदि कॉम्प्लिकेशन देखें तो इसमें कोई ईसीटी की कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट नहीं होती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो कॉम्प्लिकेशन है वो रेयर है। ईसीटी किसी तरह का ब्रेन डैमेज करने का कार्य नहीं करती है, लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस के केसेज होते हैं, ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के केसेज होते हैं, उनमें क्या है ईसीटी क्या है कि
ब्रेन की जो बोन है उनको क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। तो कॉम्प्लिकेशन जो है और ये देखने को मिलते हैं कि जो बहुत से पेशेंटों में ईसीटी देने के बाद हार्ट डिजीज देखने को मिली है, हिस्ट्री मिली है हार्ट डिजीज़ की, या फिर डिसरिथमियाज की कंडीशन मिली है पेशेंटों में, या रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी मिले हैं पेशेंटों में यदि इसकी कॉम्प्लिकेशन देखें तो। यदि हम साइड इफ़ेक्ट ऑफ ईसीटी देखें, ईसीटी के साइड इफ़ेक्ट हैं जो है मेनली मेमोरी इम्प्रूवमेंट हो सकता है ऐसे पेशेंटों में, साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। ड्राइनेस देखने को मिल सकती है, कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है आपको ईसीटी देने के बाद, रेस्टलेसनेस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, पुअर कंसंट्रेशन देखने को मिल सकती है, एंजाइटी देखने को मिल सकती है आपको, हेडेक देखने को मिल सकता है, वीकनेस एंड फैटिग्यू कंडीशन देखने को मिल सकती है, बैक कैच या मसल्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और जिनको भी आपने ईसीटी प्रोवाइड किया है उन पेशेंटों में ड्राई माउथ देखने को मिल सकता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, या फिर पाल्पिटेशन देखने को मिल सकता है आपको, नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, अनस्टेडी गेट, अर्थात मतलब जो में से पेशेंट है वो क्या है कि अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं मसल्स और बोन में, इस तरह कंडीशन देखने, अनस्टेडी गेट की कंडीशन देखने को मिल सकती है, टंग वाइट की कंडीशन देखने को मिल सकती है, इनकॉन्टिनेंस की देखने को कंडीशन देखने को मिल सकती है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है पेशेंट क्या है कि इनवॉल्नरी कंट्रोल है वो, मतलब पेशेंटों को इम्पेयरमेंट हो जाता है, किसका बबल का कंट्रोल है, या फिर ब्लैडर कंट्रोल है, या फिर बबल कंट्रोल है। हम यदि ईसीटी टीम की बारे में बात करें तो ईसीटी टीम में कुछ सदस्य होते हैं। एक तो साइकेट्रिक्स होते हैं, जो साइकेट्रिक्स होते हैं, या एक एनेस्थियोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिक नर्स होती है, ट्रेन नर्स होती है, और आयाज होती हैं। यदि ट्रीटमेंट फैसिलिटी और इक्विपमेंट की बात करें तो जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी में जो पेशेंट को 3 तरह से तैयार किया जाता है। एक तो वेटिंग रूम, 3 तरह के रूम होते हैं। एक तो वेटिंग रूम होते हैं, एक ईसीटी रूम होता है, एक रिकवरी रूम होता है। तो जो वेटिंग रूम होता है उसको प्री ईसीटी रूम कहा जाता है। जो दूसरा रूम होता है जिसमें ईसीटी जो एसेसरी सामान रखा हुआ था, ईसीटी मशीन वगैरह रखी रहती है, उसको ईसीटी रूम कहा जाता है। और जो इसके बाद जो प्रोसीजर देने के बाद जो पेशेंट को जिसमें रिकवर किया जाएगा उसको रिकवरी रूम कहा जाता है। यदि हम इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें जो इक्विपमेंट ईसीटी रूम में जो इक्विपमेंट रखे रहते हैं, माउथ गैग होता है, रिससिटेशन ट्रे रहती है, एपरेटस रहता है, इन्फ्यूजन सेट रहते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड रहते हैं, ऑक्सीजन मास्क रहते हैं, है ना, एयरवे रहते हैं, कर्व टंग डिप्रेसर रहता है, एंडोट्रैकियल ट्यूब रहती है, सक्शन कैथेटर रहते हैं, इलेक्ट्रोड्स, पैड्स एंड लीड्स रहती है, ईसीटी डिवाइस रहती है, जो मेन फंक्शनिंग ईसीटी डिवाइस टीम वो रहती है, डिस्पोजल ग्लव्स रहते हैं, बायोमेट्रिक वास्ट बिन वगैरह, एंड इमीडिएट एक्सेस टू डिफिब्रिलेटर भी रह सकता है। यदि हम ड्रग्स की जो कौन कौन सी ड्रग्स इसमें यूज की जाती है यदि उनकी बात करें हम तो आईवी फ्लूइड है, थियोपेंटोन है, सक्सिनाइल कोलिन है, मेनली ये सक्सिनाइल कोलिन है, इसके बारे में बात करेंगे हम। सक्सिनाइल कोलिन है, एट्रोपिन है, ये ज़्यादातर यूज की जाती है। एट्रोपिन का यूज किया जाता है जो पेशेंट है, यदि उसको बारे में बात करेंगे अपन जो रोल ऑफ नर्स में एट्रोपिन का किस तरह यूज किया जाता है। डायज़ेपाम है, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं, बेसोडाइलेटर्स है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं, केटामाइन है, ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग्स हैं, एंटी इमेटिक ड्रग्स है, एनाल्जेसिक ड्रग्स है। ये क्या है कि इसमें जो ड्रग्स हो उसमें ईसीटी रूम में होती है। यदि हम बात करें रोल ऑफ नर्स की तो रोल ऑफ नर्स ये क्या है कि ईसीटी जो प्रोसीजर है ये इसको कह सकते हैं माइनर सर्जिकल प्रोसीजर भी कह सकते हैं इसको। तो इसका जो रोल नर्स का जो रोल होगा वो जिस तरह जो सर्जरी में जो रोल किया होता है वही रोल होगा। उसको प्री ट्रीटमेंट एवाल्यूएशन होगा, और इंट्रा प्रोसीजर एवाल्यूएशन होगा ये, और पोस्ट प्रोसीजर केयर होगी। तो प्रोसीजर यदि केयर में देखें हम तो पोस्ट प्रोसीजर केयर में जो नर्स का रोल होगा वो क्या है करेगी, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेगी, मेडिकल एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री है वो उसको इंक्लूड करेगी। किसी तरह की कोई साइकेट्रिक ड्रग्स से एलर्जित नहीं है उसको मतलब इनपुट करेगी, इनको इसको हिस्ट्री लेगी, असेसमेंट करेगी, पेशेंट की फैमिली नॉलेज को गेन इंडिकेशन करेगी, किसी तरह के साइड इफेक्ट या थेरेप्यूटिक इफेक्ट रिक्स, यदि उसको यदि ईसीटी से किसी प्रकार का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उनके बारे में जानकारी करेगी। और जो भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं उनको रिटर्न में कंसेंट इनफॉर्म कंसेंट शुड बी टेकन
मतलब पेशेंट्स की जो एक रूप से अटेंडेंट साइन ले लेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्म कंसर्न पेशेंट को अटेंडर को सूचना देना कि हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं, उन पर साइन लिए जाते हैं, समझाया जाता है उनको। और कह सकते हैं हम, यदि किसी तरह की एंजाइटी है, फियर है, तो उनके बारे में एसेस करेगी नर्स, है ना। उनके वाइटल साइन है, जो भी है, बीपी है, पल्स है, टेम्परेचर है, रेस्पिरेशन रेट है, इनके बारे में इनको नोटेट करेगी। और पेशेंट को यदि जो भी ईसीजी प्रोसीजर दिया जा रहा है, इसे 6 घंटे से पहले यदि किसी प्रकार का उसको फ्लूइड देने से उसको मना किया जाएगा। किसी प्रकार का फ्लूइड नहीं देना है, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो। और यदि यदि किसी प्रकार के पेशेंट को नाइट ड्रग्स दी जा रही हैं, यदि दूसरे दिन ईसीजी देनी है, तो नाइट शाम से ही उसको क्या है कि जो ड्रग्स हैं उन पर उनको रोक दिया जाता है। जो कौन, जैसे डाइजीपाम है, बारबिटोन ड्रग्स हैं, या फिर एंटी कन्वल्सिव कोई ड्रग्स हैं जो सीजर्स हैं, इंक्रीज सीजर थ्रेशोल्ड कंडीशन में उनको क्या है कि होल्ड कर लिया जाता है। और जो ओरल मेडिसिन जो ले रही है सुबह मॉर्निंग टाइम पे, उनको भी क्या है पेशेंट को लेने से मना कर दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है। उसकी जो हेड की शैम्पू की जाती है, सफाई क्लीनिंग की जाती है। मॉर्निंग ऑयल कॉज इन इम्पेडेंसी पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक टू दी वेन, ऑयल शैम्पू की जाती है। और यदि पेशेंट ने किसी प्रकार की ज्वेलरी पहन रखी है, डेंचर है, या उसका टीथ डेंचर लगा हुआ है, तो उसको रिमूव किया जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस लगा हुआ है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। और किसी तरह के ऑब्जेक्ट है या टाइट क्लॉथिंग है, कपड़े टाइट है, तो उनको भी क्या रिमूव कर दिया जाता है, उनको लूज कर दिया जाता है। हेयर क्लिप है, हेयर क्लिप को रिमूव कर दिया जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस है, उनको हटा दिया जाता है। हियरिंग एड से यदि कानों में कोई सुनने की मशीन लगी हुई है तो उसको भी हटा दिया जाता है। और उसके सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रोसीजर करने से पहले उसके जो हेयर है बिल्कुल ड्राई होने चाहिए एंड क्लीन होने चाहिए पेशेंट के। और जब प्रोसीजर देने से पहले उसको क्या है कि जेली का उपयोग किया जाएगा। और ये जो प्रोसीजर देने से जस्ट ईसीटी देने से, जो ईसीटी करने से जस्ट बिफोर, मतलब क्या है, उसका बवल और ब्लैडर एमपीटी करवा लिया जाता है। एंड यदि किसी पेशेंट को हम ईसीटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको बिफोर हाफ 30 मिनट उसको एट्रोपिन इंजेक्शन आईएम या सपोर्टिन दिया जाता है। और ये ड्यूरेशन बिफोर जो हम प्रोसीजर शुरू करने जा रहे हैं उससे जस्ट बिफोर क्या आईवी ईसीटी इंजेक्शन दिया जाता है, एट्रोपिन इंजेक्शन दिया जाता है, सॉरी। यदि ड्यूरेशन प्रोसीजर के दौरान जो नर्सेज को क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें होती हैं उनको देखें, तो हम पेशेंट जो है उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। और पोजीशन होगी सुपाइन पोजीशन में उसको पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी। और पेशेंट को किसी तरह की एंजाइटी या फियर तो नहीं है, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। और यदि जो पेशेंट है उसमें एनेस्थेटिक एजेंट है, उनको असिस्ट किया जाएगा, एडमिनिस्टर किए जाएंगे। कौन कौन से है, थियोपेंटल सोडियम 3 से 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। मसल्स रिलैक्सेशन ड्रग्स के बारे में देखें तो 0.5 से 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो सक्सिनाइल कोलिन है ड्रग्स है वो प्रोवाइड की जाती है। और मसल्स रिलैक्सेंस ड्रग्स क्या करती है, जो बॉडी की मसल्स है उसको क्या कर देती है, पैरालाइज कर देती है, उनमें किसी तरह की मूवमेंट नहीं रहती है। इसलिए क्या है, ऐसी स्थिति में पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो गड़बड़ा सकता है। ऐसी स्थिति में हम उसके साथ वेंटिलेटर के साथ उसको सपोर्ट वेंटिलेटर के साथ पेशेंट को जोड़ा जाता है। और किसी तरह का जो टीथ है उसको बाइट से रोकने के लिए माउथ गैग है वो इंजेक्ट किया जाता है ओरली मुंह में। और यदि इलेक्ट्रोड जो है उनको नॉर्मल जो इलेक्ट्रोड्स है उनको नॉर्मल 25% बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में क्या है बिल्कुल क्लीन किया जाता है। एंड जेल अप्लाई की जाती है उनको यदि ईसीटी देने से पहले। और जो जितने ही वोल्टेज देने हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। मैंने बताया था कि 0.8 से 0.9 एम्पियर वोल्टेज क्या है कि पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं, एम्पियर, है ना। और ड्यूरेशन है उसको भी नोट किया जाता है। और जो सीजर्स एक्टिविटी है ईसीटी के दौरान, सीजर्स जो एक्टिविटी है टोनिक क्लोनिक उनको मैनेज किया, उनको मॉनिटर किया जाता है। और ड्यूरिंग ईसीटी के दौरान उसकी ईसीजी की जाती है। ईसीजी वाइटल साइंस, ऑक्सीजन सेचुरेशन है, क्या चल रहा है पेशेंट का, इसके बारे में। और जो भी हमने देखा है उस सभी को फाइल में रिकॉर्ड और नोट किया जाता है।
पोस्ट यदि प्रोसीजर के रूप में बात करें हम, तो उसके जो पेशेंट के प्रोसीजर देने के बाद उसको रिकवरी रूम में ले जाया जाता है, और जहाँ पर उसको वाइटल साइंस को मॉनिटर किया जाता है, और उसका ऑक्सीजन है जो कंटिन्यू रखा जाता है जब तक कि पेशेंट स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं कर देता है। टेक सेफ्टी प्रिकॉशन तो ध्यान रखा जाता है। टेक सेफ्टी प्रिकॉशन में क्या है कि पेशेंट को हमने एक एनेस्थेसिया दिया हुआ था है, तो उसको साइड रेलिंग पोजीशन में उसको लेटाया जाता है, साइड लाइंग पोजीशन में हटाया जाता है, और उसकी सक्शनिंग की जाती है ताकि किसी प्रकार का सिक्रेशन है या उसको एस्पिरेट नहीं कर जाए पेशेंट, और उसकी किसी प्रकार को पेशेंट को फाल से प्रिवेंट करने के लिए साइड रेल्स लगाई बेड में यूज की जाती है। यदि कोई सीवियर प्रोस्टिक कन्फ्यूजन या रेस्टलेस पेशेंट को दिख रहा है, रेस्टलेसनेस दिख रहा है ईसीटी के बाद, तो उसको जो डाइजीपाम है, एंजियोलाइटिस ड्रग्स है, वो प्रोवाइड की जाती है। IVI पेशेंट रीओरिएंटेड द पेशेंट आफ्टर रिकवरी एंड स्टे विथ हिम अंटिल, जब तक फुली ओरिएंटेड नहीं हो जाता है पेशेंट, जब तक पेशेंट के साथ रहा जाता है। नर्सेज को पूरी केयरिंग करनी पड़ती है, क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है उसकी कोग्निटिव डेफिसिट की, एंड डॉक्यूमेंट जो भी उसने प्रोसीजर किया है उसको डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है उसका, एंड रिकॉर्डेड किया जाता है। ये कुछ ECT के बारे में था जो हमने आज पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको ECT का प्रोसीजर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी समझ में आई होगी। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जल्दी, और यदि आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके साथियों को साथ शेयर करें ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो सके वीडियो। आज के लिए तो इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।